गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। कल की क्लास में हमने जो ये सेकंड चैप्टर है लहासा की और इसका जो लेखक परिचय पढ़ा था। इसके लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने चीन जाकर जो जो धर्म था बौद्ध धर्म उसको स्वीकार कर लिया, तब से इनका नाम जो राहुल सांकृत्यायन पड़ा। तो ये इन्होंने जो तिब्बत की जो ये यात्रा थी, लहासा की यात्रा, वो क्यों की? तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उन्हीं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने लहासा की जो यात्रा, तिब्बत की जो यात्रा की थी। तो आइए देखते हैं वो तिब्बत की यात्रा के समय उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। मतलब कौन सा था? जहाँ से ये प्राचीन रास्ता था, जहाँ से ये गए थे। फ्री किलपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब जो मेन रास्ता था वो तब खुला नहीं था। तो ये जो तिब्बत, नेपाल से तिब्बत जाने का जो नेपाल का जो रास्ता था, वहाँ से गए थे, प्राचीन रास्ता था, खुला था। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब एक ये व्यापारिक रास्ता ही नहीं, व्यापारिक रास्ता था। और इस रास्ते से व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ भी थी और जो जगह जगह पर इन्होंने जो चौकियाँ लगा रखी थी और इनके रहने के लिए किले भी बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, मतलब फौजियों के रहने के जो मकान थे पुराने और जर्जर होने के कारण और इनकी सही देख रेख नहीं होने के कारण गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो दुर्ग थे, किले बने हुए थे, वहाँ जो फौजियों के लिए जो वो चले गए थे पलटन, खाली पड़े थे, वहाँ उन जो किलों में कुछ एक हिस्सों में किसानों ने अपना घर बना लिया था और रहने लगे थे, इसलिए इस वजह से वो कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसा ही एक परित्यक्त जो यानी कि छोड़ा हुआ चीनी किला था, वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे कौन? हम, मतलब जो ये लेखक है और इसके इनका एक मित्र था सुमित, जो इनके साथ था, वो ये ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, तो कुछ आराम की बातें भी हैं। अकेले यही नहीं भी, वहाँ पर उनके रास्ते में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें आई, कुछ आरामदेह बातें भी थी। और वहाँ जाति पाति छुआछूत का तो सवाल ही नहीं, और ना ही औरतें पर्दा करती थी। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच या पर्दा प्रथा, इस तरह की वहाँ पर कोई भी कुप्रथाएं नहीं थी। और बहुत निम्न श्रेणी की, यानी कि जो चोर उचक्के से लगते थे उनको, जो भिखारी, वो इस तरीके के लगने वाले भिखारियों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, घर के अंदर तक नहीं घुसने देते भी, ये तुम्हारी कोई सामान ना चुरा ले। और नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते थे। अगर उनको लगता है भी ये चोरी नहीं कर सकते, ये भले दिखते हैं, ये लोग, ये जो भिखारी है भले हैं, तो वो आप उनके घर के भीतर तक जा सकते हो, चाहे आप उनके लिए बिल्कुल भी अपरिचित हो, आपकी कोई जान पहचान ना हो, तब भी आप उनके घर के भीतर तक जाकर घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हो। और वह आपको क्या है, उसे पका देगी, यानी कि आपकी जो आपने चाय दी है उसको तैयार करके दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। मतलब मक्खन और जो सोडा है, चाय तैयार होने के बाद में जो उसमें डाला जाता है, वो भी आप दे दीजिए। और वह चाय चौड़ी में कूट कर, मतलब चौड़ी एक जो बर्तन है उनका, जिसमें चाय कूट कर तैयार करते हैं, उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के बर्तन में, मतलब जैसे अपने दूध वाली चाय पीते हैं उस तरह की जो चाय का रंग बना करके मिट्टी का एक टोंटीदार बर्तन है, जिसे क्या कहते हैं, खोटी कहते हैं, उसमें रखकर आपको दे देगी। यदि आपको जो बैठक है वो चूल्हे से कुछ मतलब उनकी चूल्हे चौके से थोड़ी दूरी पर है, और आपको डर है कि जो आपने उनको मक्खन और जो नमक और वो दिया है आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, वो लोग रख सकते हैं उसका कुछ पार्ट, कुछ भाग। तो आप खुद जाकर चौड़ी में जो चाय मथ कर, जो उनका बर्तन है उसमें आप जाकर खुद चाय जो तैयार कर सकते हैं। और चाय का जो रंग तैयार हो जाने के बाद ही नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक तो बेटा आपको ये एक पेज का जो चैप्टर है लहासा की ओर, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है
लेखक कहता है भी परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे, मतलब जो लेखक और लेखक का मित्र थे, जो ये छोड़ा हुआ किला था जहाँ पर ये लोग ठहरे थे, वहाँ से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब राहदारी यानी कि वहाँ पर रहने का जो किराया मांगने आया। तो वह दोनों चींटे उसे दे दी, मतलब जो उनके पास जो जो ये देने के लिए चींटे जो थी उन्होंने उसको दे दी। शायद उसी दिन हम ठंडेला के पहले के आखिरी गांव पहुंचे। ये ठंडेला एक तिब्बत की सीमा का एक जगह है, तिब्बती सीमा का, तो उसके आखिरी गांव पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमित की जान पहचान के आदमी थे। सुमित मतलब जो उनका लेखक का जो साथी है वो, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, और जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे भी भिखमंगे रहते भी, भिखमंगे लोग जो भिखारी लोग थे वो भी रहते थे, और ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे, मतलब 5 साल बाद जब वो उनका इधर उधर घूमने के बाद में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ जानकारी लेने के बाद में जब वापस लौटे, तो इसी रास्ते से लौटे थे, और भिखमंगे नहीं थे, मतलब वो भिखारी के वेश में नहीं थे। एक भद्र यात्री यानी कि अच्छे एक यात्री के वेश में थे, घोड़े पर सवार थे, दिखने में अच्छे खासे लग रहे थे। और किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। जब वो वापस आ रहे थे, घोड़े पर सवार थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे खासे दिख रहे थे, भद्र मतलब एक सभ्य जो आदमी होता है उसकी तरह उन्होंने वेश बना, अपने कपड़े पहने हुए थे, दिख रहे थे, सभ्य दिख रहे थे। फिर भी जो उन लोगों उनमें से उस वक्त किसी ने भी उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे। जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति का झोंपड़ा था, वहाँ पर ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। तो ये सारा कुछ तो जो था वहाँ पे रहना नहीं रहना, वहाँ लोगों की मानसिकता पर यानी कि मनोवृत्ति यानी कि उनकी मानसिकता पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त, ये मतलब शाम के वक्त उनकी मानसिकता, उनकी मनोवृत्ति, उनकी जो मन की भाव है अलग होती है। मतलब शाम के समय जो है जो लोग हैं कम ही अपने घरों में ठहरने देते हैं। क्यों? क्योंकि छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब उस समय जो है वहाँ के लोग, छड़ होते हैं एक मदिरा की तरह, जो एक पेय पदार्थ होता है, अपने यहाँ पे मदिरा यानी कि शराब है, उस तरीके का पेय पदार्थ है। वो पीकर जो वो लोग हैं कम ही अपने होशोवास में रहते हैं। तो इस स्थिति में वो जो कोई है अपने घर में नहीं रुकने देता। और अब हमें सबके विकट डांडा ये दाड़ा थोड़ला पार करना था, और सबसे विकट यानी कि जो काफ़ी कठिन रास्तों वाला था, डांडा थोड़ीला पार करना था। जो ये जगह सीमा का जो गांव था वो पार करना था। और डांडे तिब्बत में से खतरे की जगह है। और जो ये डांडे जो है, मतलब ये एक डांडा मतलब कहते हैं शायद रास्ता है कोई, जो एक बहुत ही कठिन कठिनाइयों से भरा हुआ थे। थोड़ला का जो रास्ता है वो बहुत ही, डांडा कहते हैं रास्ते को शायद, तो वो क्या है बहुत ही कठिनाइयों भरा है। और जो ये डांडे थे यानी कि रास्ते थे, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था। मतलब ये काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए थे, और इनके दोनों तरफ जो है मीलों तक कोई गांव गिराव भी नहीं होते थे, कोई गांव नहीं था, कोई बसेरा नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। क्योंकि नदियों के मोड़ थे और पहाड़ों के कोने के कारण, यानी कि पहाड़ों की भी ओट आ जाती उनको, तो बहुत दूर दूर तक जो क्या है आदमियों को देखा नहीं जा सकता था। और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। मतलब डाकुओं के लिए तो ये सबसे क्यों सुनसान जगह थी, तो डाकुओं के लिए तो सबसे अच्छी जगह यही होगी, जहाँ पर वो अपने चोरी कर सकें, लूट सकें।
आने जाने वाले यात्रियों को, क्योंकि वहाँ पर कम ही लोग इस कठिनाई भरे रास्ते से जाते हैं और दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है, तो उनको लूटना, उनको मारना वगैरह बहुत ही अच्छा था। उनका अच्छा तरीका मिल जाता है उनको मारने का, क्योंकि उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं आता। तो ये क्या है, अच्छी जगह थी मतलब डाकुओं के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। तिब्बत के गांव में जाकर अगर कोई खून कर दे तब तो उसको सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं। यहाँ पर चाहे कितने ही लोग जो डाकुओं द्वारा मारे गए हों, लेकिन उनके लिए कोई सजा नहीं, कोई उनकी कोई परवाह नहीं करता, उनके लिए कोई सजा नहीं। सरकार क्या है, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मतलब सरकार भी क्या है, इन अपने खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। अगर करे भी तो वहाँ पर इनका कोई जो गवाह नहीं मिलता, क्योंकि दूर दूर तक लोग है ही नहीं, तो गवाही देगा कौन? जो गवाही देगा भी? यहाँ पर डाकुओं ने हमला किया और इस डाकू ने इस व्यक्ति को मार दिया। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते कुछ पैसा है कि नहीं उनकी तलाशी लेते हैं। और हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है भी, उनको लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता हथियार के लिए भी। जिसके पास लाइसेंस है वही हथियार रखेगा, कोई कानून नहीं था ऐसे। जैसे आम लोग लाठी लिए फिरते हैं, वैसे वहाँ के लोग क्या हैं, जो पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। तो डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है, क्योंकि अगर हर किसी के पास हथियार होते हैं, अगर डाकू उन लोगों को जान से नहीं मारे तो उन्हें अपने प्राणों की जो परवाह होती है भी, कोई उन्हें ना मार दे। गांव में जो क्या है, हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल जब वो गांव में थे तो पहुंचे, तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछले साल थोड़ला के पास खून हो गया। मतलब वहाँ पर जो इस रास्ते में खून हो गया, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते। मतलब खून हो गया उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालते। मतलब कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगते। मतलब जब हमें ऐसा लगता, वो लेखक कह रहे हैं कि जब हमें थोड़ला के पास खून हो गया तो वो क्या भिखमंगे वेश में थे, तब खून की कोई परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो भिखारी के वेश में थे। और जहाँ कहीं ऐसी सूरत देखते भी कोई डाकू है या उन्हें उनसे कोई खतरा है, वो उन्हें मार डालेंगे, तो क्या अपनी टोपी उतार कर जीभ निकालते हैं और कुची कुची यानी कि दया दया ऐसे बोलते और एक पैसा कहते भीख मांगते। और भी दया करो एक पैसा दे दो ऐसा कहते हुए भीख मांगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? ऊंची चढ़ाई पर, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पर पीठ पर सामान लाद कर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, यानी कि आगे की जो जगह थी जहाँ पर इनको ठहरना था वो 16 या 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। मतलब वहाँ का जो इतना जो रास्ता था काफ़ी जो दुर्गम भरा था, विकट था, कठिनाइयों से भरा था। तो उन्होंने कहा भी अपने मित्र सुमित से भी लडकोर के लिए जो वहाँ पर जहाँ जो अगला पड़ाव था लडकोर का, जहाँ पे उन्होंने रुकना था, वहाँ तक के लिए 2 घोड़े कर लो, ताकि हम सामान भी रख लेंगे और चढ़कर चल भी पड़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और करेंगे कल